हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए एएनएम की परीक्षा को लेकर के लगातार हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम फिर से टेक्निकल क्वेश्चन का तैयारी करवाने के लिए आगे हैं। ये 32वां क्लास है। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास कर रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद एएनएम एग्ज़ाम वहाँ पर लिखा हुआ होगा। एएनएम एग्ज़ाम को क्लिक करिए। अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं सारे क्लास वहाँ पर आप कर पाएंगे। चलिए कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिस हम आपको बता दूँ। मेरा नोटिस ये है कि आप लोगों के लिए एक हम स्पेशल बुक तैयार किए हैं, एएनएम टेक्निकल बुक। ये एएनएम टेक्निकल बुक आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है या कांटेक्ट नंबर है, आप कॉल करिए। आपको इस बुक के रिलेटेड सारा जानकारी मिल जाएगा। बुक के रिलेटेड और भी कुछ जान लीजिए। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिसका रेट हम सिर्फ 75 रुपया आपको हेल्प करने के लिए रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नोट्स ज़रूर खरीदें, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। साथ ही कुछ ज़्यादा जानकारी हम आपको इस बुक के बारे में दे देते हैं, तब जाकर आपको डिटेल्स में समझ आएगा। सबसे पहले फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। 8789694229 ये मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है। कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बुक भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। फ्रेंड, आपको हम जानकारी दे दूँ कि ऑल सब्जेक्ट होगा टेक्निकल क्वेश्चन का। जितने भी आपका एएनएम के टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पर सेलेक्ट करके डाले हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रेलवे नर्स एग्ज़ाम का जो हुआ है उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 स्टेट का इसमें हम नर्स एग्ज़ाम का क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। साथ ही हम लोग की तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा इन सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस वीडियो क्लास के माध्यम से करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये जो नोट्स है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए, फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए और आप लोग सिर्फ 75 रुपया में ये नोट्स आप लोग पीडीएफ के रूप में खरीद सकते हैं और घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास के दौर में चलते हैं, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, इसलिए शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड, हम आगे क्लास पर हमने पिछले क्लास में 24 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं और 24 से आगे की क्लास हम करवाते हैं। तो जो पहली बार क्लास कर रहे हैं ना, वो प्ले लिस्ट में जाइए। फिर से बता रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए। एएनएम एग्ज़ाम लिखा हुआ है, एएनएम एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे, सारे क्लास मिल जाएंगे। चलिए 25 से आगे के क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है, तेल और पाउडर किसके द्वारा निष्फल होता है। तेल जो होता है और पाउडर जो होता है वो किसके द्वारा निष्फल होते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वाष्पदाबी, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लोविंग, गर्म हवा ओवन किसके द्वारा तेल और पाउडर का निष्फलन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेल और पाउडर का जो निष्फलन होता है वो गर्म हवा ओवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, गर्म हवा ओवन के द्वारा। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑटोक्लेव की नसबंदी की क्षमता, यहाँ पर देखिए गौर से, ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए, तब जाके आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा कि ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑप्शन मेरा पहला ये है, बेसिलस सुबिटिलस, क्लोस्ट्रीडियम टेटाइन, बेसिलस स्टीरियोथोरोमोफिल्स या बेसिलस फ्यूमल्स। ऑटोक्लेव नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेसिलस स्टीरियोथोरोमोफिल्स। ये जो होता है ऑटोक्लेव की नसबंदी की दक्षता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए किया गया था। यानी कि किसके विकास के लिए किया गया था। ये 4 ऑप्शन जो बता रहा है यहाँ पर, इनमें से आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए, यानी कि किसके विकास के लिए किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की तरफ चलने से पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। केवल आयुर्वेद और योग विकास के लिए,
केवल यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए, या उपयुक्त में से सभी के लिए? बताइए। आयुष मंत्रालय जो गठन 2014 में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में किसके विकास के लिए किया गया था? तो इनमें से सभी के लिए, यानी कि तीनों, आयुर्वेदिक और योग के विकास के लिए, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, सिद्ध और होम्योपैथी केवल के लिए। यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग की संप्रेषणीयता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? रोग की संप्रेषणीयता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन एक है माध्यमिक हमले की दर, उत्पादन समय, सीरियल अंतराल, या उष्मायन अवधि। रोग संप्रेषणीयता के आकलन किसके द्वारा किया जाएगा? तो रोग संप्रेषणीयता का जो आकलन किया जाता है वो माध्यमिक हमले की दर के माध्यम से, ठीक है, माध्यमिक हमले की दर के द्वारा रोग संप्रेषणीयता के आकलन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक कौन है? साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। दा विंसी, सेकेट, और तीसरा ऑप्शन हो गया हिप्पोक्रेटिस, और चौथा टॉल्स्टॉय। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है जो साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक है? तो साक्ष्य आधारित जो चिकित्सा के जनक है वो साइकेट है। कौन सा है? साइकेट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक है, साइकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरा 30वां क्वेश्चन जो है, शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? ऑप्शन चेक करते हैं। चिकित्सक के द्वारा, एरोबोर्न के द्वारा, मरीज के द्वारा, या उपकरण के द्वारा। तो बताइए शल्य चिकित्सा घाव का अस्पताल अधिग्रहित संक्रमण ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? तो ज़्यादातर जो होता है वो उपकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उपकरण, मशीनरी के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। कोल्ड चेन को किस नाम से भी जाना जाता है? कोल्ड चेन को किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर 4 नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इन चारों नामों में से किस नाम से भी जाना जाता है कोल्ड चेन को? तो ऑप्शन है वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला, टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला, टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला, वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला, और टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला दोनों। यानी कि बताइए यहाँ पर किस नाम से भी कोल्ड चेन को जाना जाता है? तो कोल्ड चेन को जो जाना जाता है वो दोनों नाम से जाना जाता है। यानी कि वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला और टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला दोनों नाम से कोल्ड चेन को नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला और टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ओपीवी याद रखेंगे, ओपीवी के लिए अनुशंसित वैक्सीन भंडार का तापमान। राष्ट्रीय स्तर पर जो ओपीवी का जो वैक्सीन है उसका जो भंडारण है उसका तापमान क्या होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25, -15 से -25। कितना होना चाहिए ओपीवी अनुशंसित वैक्सीन भंडारण का तापमान? तो ओपीवी वैक्सीन भंडारण का जो तापमान होना चाहिए वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे सेल्सियस डिग्री छोटी क्या है लिख लीजिएगा। 15 से 25 के बीच में होना चाहिए राष्ट्रीय ओपीवी अनुशंसित वैक्सीन भंडारण का तापमान। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, देखते हैं। जिला स्तर पर सभी ओपीवी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने महीने तक संग्रहित किया जा सकता है? जिला स्तर पर जो ओपीवी की जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है वो कितने महीने तक संग्रहित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर 4 महीना। कितने महीने तक संग्रहित किया जा सकता है? तो 1 महीने तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ओपीवी का जो होता है उसका भंडारण का जो तापमान वो संग्रहित किया जाएगा वो 1 महीने तक 2 से 8 डिग्री तापमान पर किया जा सकता है जिला स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, निम्नलिखित में से, ठीक है, याद यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस टीका में गर्मी के प्रति सबसे कम संवेदनशील रहता है? किस टीका में गर्मी के प्रति सबसे कम संवेदनशील रहता है? ऑप्शन देखते हैं। ओपीवी टीका, एमएमआर टीका, जेई टीका, या हेपेटाइटिस बी का टीका। किस टीका में गर्मी की प्रति सबसे कम संवेदनशील रहता है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लास्ट यानी कि चौथा ऑप्शन
हेपेटाइटिस बी जो एक ऐसा टीका है जो गर्मी के दिनों में संवेदनशीलता की उसकी कम होती है। संवेदनशीलता क्या होता है? सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीके की फ्रीज नहीं करना चाहिए? 4 टीका है, बताइए इनमें से किस टीके को फ्रीज नहीं करना चाहिए? पहला हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल या सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर, सॉरी यहाँ पे सबसे ऊपर नहीं होगा, सभी होगा, इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन सभी याद रखेगा। तो निम्नलिखित में से किस टीकों को फ्रीज नहीं करना चाहिए? तो सारे टीकों का, चारों टीकों का, यहाँ पर सभी लिख दीजिएगा, चौथा ऑल होगा, यानी ऑल टीका, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, ये तीनों टीका को फ्रीज नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ऊपर के सभी, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, इन सभी टीकों को फ्रीज नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन श्वसन अंग है? निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में से कौन श्वसन अंग है? श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा या उपयुक्त में से सभी? बताइए कौन इसमें से श्वसन अंग है? तो श्वसन अंग की बात करें तो चारों श्वसन अंग है, सॉरी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। श्वास नली भी एक श्वसन अंग है, गिल्स भी एक श्वसन अंग है और फेफड़ा भी एक श्वसन अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम में प्राथमिक स्तर का मतलब क्या है? कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम में प्राथमिक स्तर का मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर या फिर प्रांत स्तर। क्या है इसका प्राथमिक स्तर? तो प्राथमिक स्तर का जो मतलब होता है वो राष्ट्रीय स्तर होता है। प्राथमिक स्तर का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय स्तर पर। कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम का जो प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस श्रेणी के वैक्सीन रेफ्रिजरेटर को फोटोवोल्टिक यूनिट भी कहा जाता है? किस श्रेणी के वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर को फोटोवोल्टिक यूनिट भी कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, सौर ऊर्जा रेफ्रिजरेटर, मिट्टी का तेल वाला रेफ्रिजरेटर या फिर बोतल गैस वाला रेफ्रिजरेटर। किस रेफ्रिजरेटर को वैक्सीन रेफ्रिजरेटर का फोटोवोल्टिक यूनिट भी कहा जाता है? तो फोटोवोल्टिक यूनिट भी जो कहा जाता है वो सौर ऊर्जा रेफ्रिजरेटर को, ऑप्शन बी जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा रेफ्रिजरेटर, इसे वैक्सीन रेफ्रिजरेटर को फोटोवोल्टिक यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जहां प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे के लिए विश्वसनीय मुख्य बिजली है वहां वैक्सीन रेफ्रिजरेटर की कौन सी श्रेणी पसंदीदा विकल्प है? यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहां पर प्रतिदिन 8 घंटे बिजली की, कितने घंटे? 8 घंटे विश्वसनीय मुख्य बिजली है, वहाँ वैक्सीन रेफ्रिजरेटर की कौन सी श्रेणी पसंदीदा विकल्प है, यानी कि कौन सी रेफ्रिजरेटर श्रेणी वहाँ पर रखने के लिए सबसे अच्छा होगा? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखा है, बर्फ से ढका रेफ्रिजरेटर, सौर ऊर्जा वाला, मिट्टी का तेल वाला रेफ्रिजरेटर या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा रेफ्रिजरेटर होगा? ऑप्शन नंबर 1 बर्फ से ढका रेफ्रिजरेटर है, उससे 8 घंटा बिजली जहाँ पर है वहाँ पर रखने के लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे श्रेणी अच्छे पसंदीदा में गिनती किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, एक यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक इंसुलेटेड कंटेनर जिसे परिवहन या अल्पकालिक भंडारण के दौरान आवश्यक तापमान सीमा में टीकों और मंदक रखने के लिए पानी की पाइप के साथ पंक्तिबंधित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक इंसुलेटेड कंटेनर जिसे परिवहन या अल्पकालिक भंडारण के दौरान आवश्यक तापमान सीमे में टीकों और मदक रखने के लिए पानी के पाइप के साथ पंक्तिबंधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो कहते हैं वो हो गया वैक्सीन कोल्ड बॉक्स। क्या कहते हैं? वैक्सीन कोल्ड बॉक्स। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर है, वैक्सीन कोल्ड बॉक्स उसे कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोल्ड बॉक्स का कोल्ड लाइफ वह अधिकतम समय है जब एक बंद कोल्ड बॉक्स का फ्रीजन आइस पैक के साथ पंक्तिबंद होने पर कितना डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर बनाए रखा जा सकता है? यानी कि यहाँ पर ये समझना है कि कोल्ड लाइफ में कितना डिग्री अधिकतम तापमान पर पंक्तिबद्ध होने पर नीचे तापमान पर रखा जा सकता है, कितने डिग्री के नीचे तापमान पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए 10 जो है 10 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर कोल्ड लाइफ का अधिकतम समय है जो एक बंद कोल्ड बॉक्स को फ्रीजन में रखा जा सकता है पंक्तिबंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो 10 डिग्री सेल्सियस है
वो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए 41 तक। आगे की क्लास में हम फिर कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से फास्ट इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। फिर बता दूं जिसे बुक लेना है PDF के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनका क्लास भी करना है तो आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप लोग नोट कर लीजिए, हम फिर से नोट कर देते हैं 8789694229। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, फ़ोन करिए, जो करना है करिए, एनी टाइम करिए, 10 बजे रात से पहले कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कवरों को लेकर के। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। अगला क्लास फिर टेक्निकल क्वेश्चन करेगा जो 41 क्वेश्चन से आगे की क्लास होगी। थैंक यू।